देखो बोर्ड पे देखो, क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रियल नंबर्स। क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर। अगर आपको अपनी 9th का याद हो तो आपकी 9th का पहला चैप्टर क्या था? नंबर सिस्टम। और वहाँ आपने पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं, उस रियल नंबर में क्या क्या आते हैं। तो चलो थोड़ा बेसिक से चलेंगे, बट तुम्हारे लिए बेसिक थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है भाई? इतना भी बेसिक टाइम नहीं लगा सकते। तो मुझे लगता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा। मैंने 9th का भी क्लास रिकॉर्ड किया तो वहाँ भी मैंने बताया, तो आइडली मैं चाहूँगा कि वहीं देख लेना। वैसे आपको 10th वालों को पता ही होगा, है ना? तो नेचुरल नंबर कौन होते हैं? आप कहते हैं नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, विच स्टार्ट फ्रॉम 1। जैसे 1 एक नेचुरल नंबर है, तो 1 के बाद अगर कोई नेचुरल नंबर कौन है? 2 है। आई थिंक ये बात मैंने आपको भी 9th में ही बता दी थी कि 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं, बट दे आर नॉट नेचुरल। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और 1 के बाद अगर कोई नेचुरल आया है तो वो कौन है? 2 है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और इसी पैटर्न में ये आगे चलता रहेगा। और इस तरह के नंबर क्या होते थे? नेचुरल नंबर। ये बोल के हम फटाफट आगे जाएंगे। अब होल नंबर में क्या होता था? एक नए नंबर का इंक्लूजन होता था, है ना? कि वहां पर क्या आता था? जीरो भी आता था, जिसको आप कहते हैं वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। बट ध्यान रखना, जीरो से स्टार्ट होते इसका मतलब थोड़ा कि जीरो के बाद जो भी नंबर है वो सब होल हो जाएंगे, ऐसा है क्या? तो इसका मतलब क्या 1.7 होल नंबर है? जीरो के बाद आता है? नहीं, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो के बाद कोई होल है, दैट इज 1, देन 2 एंड 3, ठीक है? तो अच्छा, तो नेचुरल नंबर से अगर यहाँ होल में आए तो एक ही नंबर का इंक्लूजन हुआ, दैट इज जीरो। फिर आते थे आपके कौन? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में कौन आते थे? ये तो होते ही थे होल नंबर। तो यहाँ नेगेटिव नंबर भी आते थे। क्या आते थे? नेगेटिव नंबर, लाइक -1, -2, -3 एंड सो ऑन, है कि नहीं? बट फिर मैं कहूँगा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि इंटीजर वो हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों आते हैं। तो मेरे भाई अगर ऐसा है तो क्या -1.5 इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर है जीरो से छोटा -1, -1 से छोटा कोई अगर इंटीजर है वो है -2। इन बिटवीन जो नंबर हैं दे आर नॉट इंटीजर, वो इंटीजर नहीं है, ठीक है? अच्छा, इनको हटा देते हैं, है ना? चलिए, ये तो बच्चों वाली बातें हो गई, ये तुम लोग पहले भी जानते थे। नहीं जानते थे? कोई ऐसा भी है खिलाड़ी जिसने आज ही जाना है ये सब चीज? चलो अब बात करते हैं बेटा रैशनल और इरेशनल नंबर की, है ना? तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे। मुझे लगता है मैंने 9th में फुल समय लगाया था ये समझाने में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? पहली कंडीशन, ये वो नंबर हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो p एंड q है, क्या होने चाहिए? दोनों इंटीजर होने चाहिए। और अभी समझाया कि इंटीजर क्या होते हैं, है कि नहीं? ये आपको 0, 1, 2, 3, -1, -2 ऐसे दिख रहे नंबर, इस तरह के नंबर होने चाहिए p एंड q। मतलब p इज न्यूमरेटर एंड d इज द डिनोमिनेटर। तो रैशनल होने की कंडीशन क्या है? कि नंबर p/q की फॉर्म में होना चाहिए, पहला। दूसरा, वहां जो p और q है वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स नंबर होने चाहिए। और साथ साथ इंटीजर होने के साथ साथ ये p एंड q को क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम। को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर ना हो मतलब ऐसे नंबर जो किसी सेम नंबर से डिवाइड ना होते हो, उनको कहते हैं क्या? को प्राइम। जैसे कि 3 और 5 क्या है? को प्राइम। 1 के अलावा बताओ इनका कोई कॉमन फैक्टर है? एक नंबर जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड करता हो, तो दोनों क्या हो गए? को प्राइम। अगर एक होता, एक नंबर होता कितना? जैसे ये है 8/16। अब 8 और जो 16 है यहाँ पर, दैट इज 8 और जो 16 है, क्या 8 और 16 दैट इज 8 एंड 16 क्या को प्राइम है? नहीं है। 8 एंड 16 के क्या है? कॉमन फैक्टर हैं। दोनों का कॉमन फैक्टर दोनों को डिवाइड करेगा। दोनों का कॉमन फैक्टर 4 भी है, दोनों का कॉमन फैक्टर। और ये जो पॉइंट को प्राइम वाला आज का टर्निंग पॉइंट है। ये आज तुम जान रहे हो हमने क्या सीखना है। आज हमने सीखना है √2, √3 को कैसे रैशनल प्रूफ करना है, और उसकी इरेशनलिटी प्रूफ करने में इस बिंदु का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है? तो इस बात को समझ लो कि p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और p और q इंटीजर होने के साथ साथ को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर जिनके लिए कोई ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को डिवाइड कर दे, मीन्स विच हैव नॉट कॉमन फैक्टर।
और लास्ट और थर्ड जो कंडीशन है किसी भी नंबर के रैशनल होने की कि डिनोमिनेटर पे जो q है दैट कुड बी एनी इंटीजर बट अदर देन जीरो, जो नंबर q है दैट शुड आल्सो एन इंटीजर बट q इज आल्सो इंटीजर, बट q जो डिनोमिनेटर पे इंटीजर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये बोल के आगे निकल सकते हैं। तो रैशनल कौन है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है? पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और इंटीजर के साथ साथ को प्राइम भी होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम इसकी इंपॉर्टेंस आज समझ जाओगे। को प्राइम का पता होना कितना अनिवार्य था, है ना? सारा दारोमदार इसी स्टेटमेंट पे आज। तीसरा, क्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। और इरेशनल नंबर कौन होते हैं बेटा? वो नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, उनको कहा गया था क्या? इरेशनल नंबर। ठीक है। और रियल नंबर कौन है बेटा? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर हैं, चाहे वो रैशनल है इरेशनल है, सब क्या होते हैं? सब रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है। मतलब 10वीं तक का जो मैथ है आप किस नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं? रियल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। हम डील कर रहे हैं सिर्फ किसके साथ? रियल नंबर। ठीक है। जिनको सॉल्व कर रहे हैं वो भी रियल है और जो हमारे सॉल्यूशन आ रहे हैं वो सब क्या है? रियल है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे। ठीक है। ये 9th की कुछ पुरानी यादें, तुमसे पहले मैंने 9th का बैच लिया, उनको मैंने बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है तुम्हारे केस में स्थिति होनी नहीं चाहिए। आपके लिए कुछ ऐसे जाएंगे, आप जानते हैं कि डेसिमल नंबर होते हैं, हाँ या ना? डेसिमल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, पता है कि नहीं पता? कुछ डेसिमल नंबर कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में भी 2 तरह का वर्जन देखने को मिलता था, याद है कि नहीं याद है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर और एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम नॉन वाला कहते थे, है ना? ऐसे डेसिमल नंबर जो ना टर्मिनेट करते थे ना रिपीट करते थे। 22/7 की वैल्यू, सॉरी 22/π मतलब 22/7 की वैल्यू, √2 का वैल्यू, है ना? चलो ये क्या है? तुम जानते होंगे क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। और बाकी ये दोनों जो बच गए ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। ठीक है। अगर आपको सब बताऊं, मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर आपको ये देखना है तो क्या पता मैं 9th का भी डालूंगा। मैंने आज बहुत तरीके से वहाँ एक्सप्लेन किया और हो सकता है कि मैं ये जो डालूंगा यूट्यूब पे तो ये वाला डाल के उनको जो ये सारा एक्सप्लेन किया वो डालूंगा। ठीक है। बट मुझे लगता है 10th में इसकी जरूरत उतनी नहीं है। आइडली आप पढ़ के आए हैं, आपके लिए फैक्ट्स है। आपके लिए क्या है? फैक्ट्स हैं। इनके प्रूफ आपने देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते थे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल नंबर को भी हमने क्या किया है? पी बाई क्यू की फॉर्म में 9th में ही चेंज किया है। तो ऑब्वियस सी बात है जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं दे आर रैशनल। बट आपने देखा कि आपने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड के लिए कोई तरीका नहीं पढ़ा कि उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, क्योंकि सच में लिखा जा ही नहीं सकता है, इसीलिए वो क्या है? इरेशनल। तो फिलहाल आपके लिए फैक्ट है, फैक्ट याद रखना कि टर्मिनेटिंग हो गए और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड, जिसको रिक्वेरिंग भी कहते हैं, दे आर रैशनल। और ये जो रह गया कौन सा वाला? नॉन वाला, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड वाला, ये क्या होता है? इरेशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल। ये आपकी यादों में कहीं ना कहीं होगा। ये मैं आपको पहले पन्ने में ऑलरेडी बता चुका हूं कि रैशनल नंबर होने की क्या शर्तें हैं। शर्तें वही पुरानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, पी और क्यू को प्राइम होना चाहिए, और जो क्यू डिनोमिनेटर नंबर है दैट शुड बी एन इंटीजर बट अदर देन जीरो। चलो आ जाते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल पे, है ना? एक ज़माने में 5 नंबर तक आता था, भाई की भी थोड़ी वैल्यू कम हुई है मार्केट में, है ना? भाई अब 3 नंबर में आता, बट सच में एक ज़माने तक 5 नंबर में आने वाला सवाल था। करना उतना ही पड़ता है, भले ही 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है। चलो, तो तुम लोगों को भाई बोर्ड में नंबर भी तो 20 प्रैक्टिकल के मिलते हैं। हमारे टाइम पे पूरा 100 नंबर का मैथ पेपर होता था 3 घंटे में, है कि नहीं? तो नंबर तो कम मिलेंगे इसके। चलिए बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट, सच में इंपॉर्टेंट। ये सुनने की बच्चे को आदत बहुत होती है, इंपॉर्टेंट, तब ज़्यादा चौकन्ना होता है, बट सच में इंपॉर्टेंट, फर्जी इंपॉर्टेंट नहीं, सच में इंपॉर्टेंट। देखो कह रहा है कि √3 को इरेशनल साबित कीजिए, और सच में बहुत एक नया तरीका सीख रहे हो आप किसी चीज़ को प्रूफ करने का, दैट इज अ कंट्राडिक्टेड मेथड।
क्या है? कॉन्ट्राडिक्टेड मेथड, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टेड मेथड, है ना, दैट इज विरोधाभास, कि तुमने पहले कुछ कहा और तुम्हारी पुरानी बातें तुम्हारी आज की बातों से मैच नहीं कर रही, तो तुमको क्या माना जाएगा? तो साफ पता लगा तुम पहले झूठ बोल रहे थे, तूने मुझे कुछ पहले बोला, आज तू कुछ बोलता है और तेरी आज की बात पुरानी बातों से मैच नहीं खा रही। इसका प्रमाण सीधा ये है कि मतलब तू मुझे पहले झूठ बोला था, तू मुझे पहले झूठ बोला था, है ना, या पहले जो बातें थी वो सत्य नहीं थी। इस तरह की स्थिति को कहते हैं कंट्राडिक्शन। चलो करते हैं, इतना साहित्यिक होने की जरूरत नहीं है, ये मैथ है। चलिए, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। सुनिएगा बच्चा, मैं एक ही चीज एक्सप्लेन करूंगा। कई लोग मैंने देखा इसको रटते हैं, सच में दैट इज टोटली लॉजिकल, थियोरेटिकल लगता है बट दैट इज टोटली लॉजिकल अगर आप सुनेंगे बातों को। देखो, पहला काम क्या है कि √3 को इरेशनल प्रूफ करना था। हम कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे, हम क्या कर लेते हैं कि इसको √3 को इरेशनल करना था, बट हम इसको शुरुआत में ही क्या मान लेते हैं? रैशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रैशनल मान लेंगे। बोला कि नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, है ना, तो मैंने कहा चल ठीक है तेरी मान लेते हैं भाई। तूने मुझे कहा कि क्या कर साबित? इरेशनल। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, चल ठीक है, तो मैं मानता हूँ क्या होगा? रैशनल होगा। तो ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से हुई, हमने किया लेट √3 इज एन, या इज आ होगा बच्चा, इज आ रैशनल नंबर, है ना। नया तरीका कि तुमको कह रहा है रैशनल प्रूफ कर, और तुम शुरुआत कहाँ से कर रहा है? तूने शुरुआत में बोला कि चल छोड़, क्या मेहनत करनी है रैशनल प्रूफ करने की, चल मान लेते हैं क्या है? रैशनल। तो लेट किया √3 इज अ इरेशनल नंबर। और देखो पीछे जो आप कर रहे हो उससे अगली स्टेटमेंट आएगी, तो समझना ध्यान से, नहीं तो सच में रट्टा हो जाएगा। √3 को इरेशनल करना था तो मैंने क्या माना? रैशनल माना। क्या माना? रैशनल माना। अच्छा, अब रैशनल माना, तो अगर मैंने इसको रैशनल माना तो मैंने रैशनल की कंडीशन बताई आपको। अगर मैंने इसको रैशनल मान लिया तो ये सारी कंडीशन यहाँ ऑटोमेटिक लग गई है कि नहीं? तो ठीक है, तो लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, इसलिए मैंने लिखा कि √3 जो है उसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि तूने ही रैशनल माना। और अगर √3 रैशनल माना तो √3 को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये जानकारी देना जरूरी है ब्रैकेट में बच्चे लोग। आधा तो यहाँ लिखने के नंबर है, बट लिखने का मतलब ये नहीं कि रट्टा मारना है, समझना। मैं हर एक पॉइंट का मतलब समझाऊंगा क्यों आ गया, ऐसे ही कुछ फालतू में कुछ नहीं लिखा गया बच्चों, लगता है रट्टा वाला है। √3 को मैंने माना रैशनल, तो रैशनल माना तो p/q की फॉर्म में लिखा। और ये मुझे बताना जरूरी है कि मैंने बोला कि p एंड q आर को प्राइम, ये मैंने बोला शुरुआत में कि भाई √3 रैशनल है इसीलिए p एंड q को प्राइम है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं। जब तूने इसको रैशनल माना तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और तू भी जानता है अगर p/q की फॉर्म में लिखा जाता है तो वहां रैशनल कंडीशन लगेगी। और ये p और q क्या होंगे? को प्राइम नंबर, और उसमें भी q क्या होगा? 0 के अलावा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, तुमने शुरुआत में क्या कह दिया कि p और q को प्राइम है, बोले तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ध्यान रखो तुम क्या बोल चुके हो शुरुआत में। चलिए, अब यहां से क्या कीजिए बेटा? न्यूमरेटर निकालिए। क्या निकालिए? न्यूमरेटर निकालिए, दैट इज p। तो p कितना आएगा बेटा? यहाँ p ऊपर ही रहेगा, और q √3 से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी √3q। इतना सबको समझ आया? अब क्या करना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ये आगे काम आएगी, ये आगे काम आएगी। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। क्या करो? स्क्वायरिंग करो। मैं लिखूं क्या यहाँ पर? जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, थोड़ा लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर? p का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और q का स्क्वायर q²। इतना समझ आया सबको? दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया। अब मुझे एक चीज बताना, मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, मैं जस्टिफाई करूंगा कि आधार क्या था। मैंने स्टेटमेंट लिखी कि p इज डिविजिबल बाय 3। अब बच्चा कहेगा इस स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मैंने कहा कि जो p है वो, चलो p नहीं, p² करते हैं। सच में p² इज डिविजिबल बाय 3। मैंने कहा कि जो p² है वो 3 से डिवाइड होगा। बच्चा कि कहां से आया? अब मेरे भाई 12 एक नंबर है, अगर 12 को लिखा जा रहा है 3 × 4, मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि 12 जो है वो 3 में 4 मल्टीप्लाई करने पे आता है, और 12 अगर 3 में कुछ, जो कि फिलहाल कुछ दिख भी रहा है, 4 मल्टीप्लाई करने पे आता है, मतलब 12 3 से डिवाइड भी होगा, है कि नहीं? हाँ या ना? तो यहां भी ध्यान रखो तुमने क्या लिखा। तुमने लिखा है p²। p एक नंबर है तो उसका स्क्वायर भी एक नंबर है, और आप क्या कहना चाहते हैं? p² कब आ रहा है? जब मैं 3 में एक नंबर q का स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूं, मींस
पी स्क्वायर 3 के टेबल पे आता है, कितने पे, क्यू स्क्वायर पे। और अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड 3 के टेबल में आता है तो पी स्क्वायर मुझे लगता है 3 से डिवाइड भी हुआ, कितने पे, क्यू स्क्वायर पे, है कि नहीं। तो इसका आधार मिला, इसका आधार है पिछली स्टेटमेंट जो आपने लिखी कि आपका जब आया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि पी स्क्वायर इज अ नंबर दैट इज द फैक्टर ऑफ 3, वो 3 का फैक्टर है, क्योंकि 3 उसका मल्टीपल है, 3 के पहाड़े में आता है पी स्क्वायर, कितने पे, क्यू स्क्वायर, कितने पे आता है मतलब नहीं, बट आता है कि नहीं आता है कि नहीं। तो यहां से क्या लिखा मैंने, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब मुझे एक चीज बताना, इतना समझ आ गया, चलो इतना समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अगर मैंने लिखा कि पी स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा, तो मुझे एक चीज बताना, एक नंबर है 9 का स्क्वायर 81। अब 81 को कैसे देख रहा हूं, दैट इज 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर जो है 81, क्या वो 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 81 होता है। तो क्या 9 3 से डिवाइड नहीं होता, फिर सुनना, तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट, अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 तो होगा। चलो इस स्टेटमेंट नहीं बोलते स्क्वायर रूट में, तो बच्चा यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाएगा। मुझे बताओ, जो मैं समझा रहा था कि 9 का स्क्वायर दैट इज 81, बट 81 ध्यान रखना क्या है, दैट इज 9 का स्क्वायर, वो 3 से डिवाइड होता है। तो क्या ये 9 3 से डिवाइड नहीं होता, अरे 9 का स्क्वायर क्या, दैट इज 9 × 9 ना। अगर ये 9 डिवाइड नहीं होता तो इनका प्रोडक्ट कैसे हो जाता, है कि नहीं। अब खुद देखो, 5 का स्क्वायर 25, 5 से डिवाइड होता है, तो 5 ही 5 से डिवाइड होगा। आपको बड़ा नंबर लेना, बड़ा नंबर ले लीजिए। 81 का स्क्वायर कुछ तो होगा एक नंबर, क्या वो 9 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, क्योंकि 81 इज व्हाट, दैट इज 81 × 81, डिवाइड बाय 9 करेगा 9 81 को, तो 81 के 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर आपको ये बात समझ आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तो अब मैं जो आगे लाइन लिखने वाला हूं उसका आधार भी आपको मिलेगा कि भाई जब मैंने पीछे कहा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, अगर तूने कहा कि पी स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, मीन्स देयरफॉर मैं ये अधिकार रखता हूं कहने का कि मैं कह सकूं कि P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, हाँ और ना बोलो। अगर P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड होता था तो 9 भी तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली कि अगर कोई नंबर P है और उसका स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो बेटा P भी क्या है, 3 का डिविजिबल। और मुझे लगता है मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट पा ली, मैंने कम से कम ये तो साबित कर दिया कि वो जो न्यूमरेटर में बैठा हुआ नंबर P है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 उसका फैक्टर तो है। इतना समझ आया नहीं आया, बोलो हाँ है ना। चलिए अब इतना समझ आया तो आगे मैं जो लाइन लिखूंगा उसका आधार आप जानते हैं क्या बनेगा, उसका आधार बनेगा मेरी पिछली लाइन। तो अगर तूने कहा कि P 3 से डिवाइड होता है, मतलब P 3 के टेबल में भी आता है। अगर 3 P को डिवाइड करता है मतलब 3 P का फैक्टर है, और 3 P का फैक्टर है तो P 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब उसके पहाड़े में आता है। तो आई थिंक मैं लिख सकता हूं क्या कि P इज इक्वल टू 3C, हाँ या ना। देखो कुछ भी रट्टा जैसा नहीं है, तुम बच्चों को लगता है ये सब रट्टा, तुम्हारे स्कूल का टीचर कैसे कराया तुम जानो, है ना। दैट इज टोटली लॉजिकल स्टेटमेंट कि अगर आपने कहा कि P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, कि P एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, और मानो डिवाइड होगा तो कहीं तो जाता होगा। माना P डिवाइड होता है 3 से कितने पे, C से, मतलब क्या है कि P 3 × C करने पे आता होगा। C क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, हाँ या ना। ये बात समझ आई। तो मैंने जब लिखा कि P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 मीन्स मैं कंक्लूड कर सकता हूं या स्थिति में हूं कि मैं कहूं कि P कैन बी रिटन एज 3C, कि P क्या है 3 × सम नंबर C करने पे आता है। और ऑब्वियस सी बात है मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है तो मेरा फर्ज बनता है ये बताना कि वो C क्या है, तो C सम इंटीजर, तो C इज एन इंटीजर, ये मैंने उसको बताया, मतलब जो ये पढ़ेगा। इतना समझ आया सभी को। अच्छा अब P इज इक्वल टू 3C हो गया, है कि नहीं। अच्छा थोड़ा सा मैं करेक्शन ये करूंगा कि इसको फर्स्ट मत मानो, जहां स्क्वायर किया था उसमें रखना ज़्यादा आसान है चीज़ें, तो इसको क्या करो फर्स्ट मानो, इसमें कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं। जहां स्क्वायर किया था उसको
क्या मानो, फर्स्ट मानो। अब ये जो p की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट करो कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में, किसमें, फर्स्ट। तो यहां लिखता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। p की वैल्यू कहां रखने, इक्वेशन फर्स्ट में। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो p कितना आ गया बेटा, 3c। तो जहां p का स्क्वायर वहां क्या होगा, वहां 3c का स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या आएगा, इज इक्वल टू में आएगा 3q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 3 यहाँ ऐसे ही रहेगा, 3 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर रहेगा। मुझे लगता है इस 3 से 9 कट जाएगा। इतना गणित तो सब जानते होंगे, हाँ या ना। मुझे कैमरे पे देख लेना चाहिए, कुछ बच्चे मुझे गाइड करते भाई कैमरे पे देख लिया कर, पर ठीक है कैमरे देखना जरूरी नहीं है अभी। मुझे लगता है मैं नहीं भी देखूंगा तो भी समझ आएगा। 3 से 9 कटेगा तो कितना आएगा छोटी, यहाँ पर ये 3 से 9 कटेगा तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। और इसको ऐसा लिखने से बेहतर था मैं q स्क्वायर वहां लिखता और 3c स्क्वायर यहाँ लिखता। ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो 3 से 9 कटेगा तो बचेगा 3c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। और जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट वाले को राइट पे और राइट वाले को लेफ्ट पे लिखने का कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बचा यहाँ पर, q स्क्वायर और यहाँ बचा 3c स्क्वायर। अब फिर देखो क्या आ गया, अब आ रहा है कि q स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 3 इंटू सी स्क्वायर करने वाला। मुझे गुस्सा मत दिलाना भाई, ठीक है, पढ़ा रहा हो तो यहाँ पढ़ ले, ठीक है। तो बोर्ड पे देखेगा नहीं तो समझ कहाँ से, अपने से आएगा क्या। q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आया। अब q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर का मतलब क्या है कि q स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 3 में क्या मल्टीप्लाई करने पे आता है, q स्क्वायर, है कि नहीं। नैतिक बोलता है, मुस्कुराता है, तो भाई ऐसे ही है भाई मैथ, दैट इज ऑब्जर्वेशन, कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, दैट इज परसेप्शन ना। आप एक बंदे के लिए सिर्फ ऐसा ही है। आपने ये चीज़ कई बार लिखी होगी, कभी सोचा ऐसा कि तुम लिखते हो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या 4, कि 12 इंटू 2 इंटू 6, क्या मतलब है उसका कि 2 में 6 मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, मीन्स 12 विल डिवाइडेड बाई 2। और सिमिलरली उल्टा भी सोच सकते हो, 6 में 2 मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, मीन्स 12 6 से भी डिवाइड होगा। तो सेम चीज q स्क्वायर कैसे आ रहा है, 3 इंटू सी स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो मैं यहां लिखूं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल, है ना, डिविजिबल बाय 3। और अभी समझाया कि अगर q एक नंबर है और उसका स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 3 से डिवाइड होगा। देयरफॉर q इज आल्सो, अरे एक तो मेरे को आलस बहुत है लिखने का लगता है ना, डिविजिबल बाय 3, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब जरा देखो आ गया एक बड़ा विरोधाभास, दैट इज अंग्रेजी में कॉन्ट्राडिक्शन। तू तो कह रहा था कि p और q कोप्राइम है, अब तूने पीछे कहा कि p 3 से डिवाइड होता है और तू कह रहा है कि वो जो q है वो भी 3 से डिवाइड होगा। आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। मीन्स अब क्या कहेंगे, तो यहां क्या दिख रहा है कि p एंड q हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर, और भी होंगे बट कम से कम मैंने तो ये देखा कि दोनों का कम से कम एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 3, है ना। तो हेयर जो हमने अब तक देखा उसमें क्या दिख रहा है, हेयर p एंड q हैव एट लीस्ट वन कॉमन, हाँ बेटा, कॉमन फैक्टर दैट इज या विच इज कितना 3। तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि p और q के कम से कम एक कॉमन फैक्टर है जो कि 3 है ना। बट मगर दिस कॉन्ट्राडिक्ट, बट ये बात, ये स्टेटमेंट आपकी क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है। क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है, विरोधाभास करती है किससे, आपकी पुरानी स्टेटमेंट से कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट p एंड q आर कोप्राइम। अरे भाई या तो p और q कोप्राइम ही होंगे या तो उनका कोई कॉमन फैक्टर ही होगा, दोनों स्थिति साथ साथ हो नहीं सकती। आप कह रहे थे p और q कोप्राइम है, अब आप कह रहे हैं p और q का तुमने क्या खोज लिया, एक कॉमन फैक्टर 3 खोज लिया।
तो और ये बात आपकी कॉन्ट्राडिक्ट करती किस स्टेटमेंट से, जो आपने इनिशियली कही थी कि प्योर क्यू क्या है, कोप्राइम। अब सोचो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया। तुम हमेशा सच बोलते होते तो कभी ना फंसो, तुम झूठ बोलते हो फिर कुछ बोलते हो तभी फंसता ना आदमी। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आता है कि नहीं। मैं हमेशा एक ही स्टेटमेंट पे रहूंगा तो कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। तू कहीं कुछ बोलता कहीं कुछ बोलता तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा मेरे भाई, है कि नहीं। अब हम अपनी गलती मान रहे, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, हमारी गलत एजप्शन से आया है। जो हमने शुरुआत में माना मतलब हम वहीं गलत कर चुके थे। अगर तुम शुरुआत में जो माने थे √3 को रैशनल, उसके बाद ही सारी कहानी हुई ना कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और प्योर क्यू कोप्राइम होंगे, ये सब बातें। मतलब तुमने जो इनिशियली माना वो गलत था, है कि नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, तो दैट इज द कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड। दुनिया में ऐसे चलता है, या तो अपने आप को सच्चा साबित कर, और अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकता तो हार्दिक को झूठा साबित कर, तो सच्चा हो गया। दुनिया चलती है चलती है। चल अब तो प्रोबेबिलिटी लगाने यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल सही दिया लगता है। अब तो उसमें अपना मसाला मत डाल, है ना। प्रोबेबिलिटी तक तो मैं नहीं जाऊँगा, फिर मुझे एक और एग्जाम्पल खोजना पड़ेगा। जीतू भाई सुनता ही नहीं, चलो कोई नहीं, क्लास के बाद आपको पिठाऊंगा, ठीक है। चलो अब इतनी बड़ी आंखें क्यों कर रहा है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ सुनो बच्चा, आपको ट्यूशन भेजा गया पढ़ने के लिए मेरे भाई, है ना। डेली में जब टोकूँ तेरे को भी अच्छा नहीं लगता होगा, मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता। चलिए तो लिखा दिस contradiction rises due to our wrong assumption। तो हम मानते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारी रॉन्ग एजम्पशन से या उसकी वजह से पैदा हुआ। हैंस की स्पेलिंग ही नहीं, हैंस कंक्लूड या कंक्लूडेड करो, हैंस कंक्लूड √3 इज एन इरेशनल। और इसी के साथ अपनी गलती मानते हुए हम कंक्लूड करते हैं कि √3 जिसको मैंने रैशनल माना था मतलब वो रैशनल नहीं था। अगर वो रैशनल होता तो ये विरोधाभास पैदा नहीं होता। इसीलिए आखिरकार हार घूर के मैं मानता हूं कि √3 इरेशनल है। समझे दोस्त, है ना इंटरेस्टिंग चीजें। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, इस चीज को देखने का ही नजरिया ना। आप √3 को देखो, जब डेसिमल फॉर्म में लाते तो आप देखते हैं भाई कैसा डेसिमल आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड तुम जानते हो पी/क्यू की फॉर्म में नहीं जाता है। मैं आगे जाऊंगा नैतिक, आपको मौका मिलेगा इसको उतारने का, है ना। थोड़ा सा हमें आगे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक प्रश्न डाला है बच्चा, ये मैं नहीं करूंगा। जहाँ √3 था √5 आ गया, सब कुछ वैसा ही होगा। आखिर में पी भी जो है वो 5 का फैक्टर निकल जाएगा, मतलब 5 उसका फैक्टर निकल जाएगा, और जो नीचे क्यू है उसका करना। अगर नहीं कर पाए घर जाके तो मुझे बोलना, मैं कल कराऊंगा। मुझे लगता है इतना अधिकार तुम्हारा भी होना चाहिए कि तुम भी थोड़ा बहुत ट्राई करो। नहीं रेवा, हे रेवा, करना है क्या मैंने, हाँ तुम करेगा। तुम नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं करूँगा, है ना। चलो सेम चीज़ है बच्चा, बट मैं रटाना भी नहीं चाहूँगा। बच्चे करते हैं घर जाके इसको खोलेंगे सामने से, और जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 5 भर देंगे। अब ये कलाकारी यहाँ तो कर लोगे घर जाके, बट पेपर में कैसे करोगे मेरे बच्चा। तो चीज़ें सीखनी है। देखो मैंने हर लाइन का मतलब समझाया है, इसलिए नहीं कि तुम 3 की जगह घर जाके 5 भरो, है ना दोस्त। जीतू, तेरा नाम जीतू ही रख देता हूँ भाई, तेरा नाम मुझे याद नहीं आता, तेरा नाम जीतू ही ज़्यादा बेटर है। चलो √5 बेटा आप लोग करेंगे। एक्चुअली इसको डालने का पर्पज़ ही है कि आपको भी रहे कि √5 आपने करना है। √3 मैंने कराया, √2 भी आप कर सकते हैं। इसमें और जोड़ लो कि प्रूव दैट √2 इज, तो वैसे ही होगा जैसे √3 किया, है कि नहीं। घर से कर लेना। चलो आगे बढ़ेंगे। ये मेरे लिए नया है, मेरे लिए नया नहीं तुम्हारे लिए नया है, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ, है ना। इसके बाद जो आएगा वो आपके लिए हो जाएगा, क्या पता, है ना। चलो ये आसान है, ये आसान है, ये छोटा है। देखो अच्छा, जब पेपर में आता है ना तो आइडिया ऐसे देता है कि सो दैट चलो कोई नहीं, किताबें गिराओ, इतना भी टेंशन कहाँ से आ गया है। अभी तो मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट किया ना। सो दैट 5 - √3 इज अ इरेशनल। आपको साबित करना है क्या है, इरेशनल। बट पेपर में बोल देगा गिवन दैट √3 इज इरेशनल। उसने कहा कि इसको इरेशनल साबित करो, बट पेपर में बोल देता है कि आपको दे रखा है कि क्या √3 इरेशनल है। अब मैं दोबारा से √3 इरेशनल प्रूफ लग जाऊंगा, है कि नहीं। और नहीं भी दे रखा उसने √3 इरेशनल है तो मैं मान के चलूंगा कि मैं √3 पहले इरेशनल प्रूफ कर चुका हूं, तो मेरे लिए वो अब फैक्ट है, वो मेरे लिए अब
फैक्ट है। जब मैं इस तरह का सवाल बना रहा हूं तो मैं रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करने नहीं लग जाऊंगा। अब मैं जब इसको बना रहा हूं तो मुझे इसको इरेशनल प्रूफ करना है। मेरी पिछली जानकारी क्या कहती है कि रूट 3 तो इरेशनल होता है। मैं ही वो व्यक्ति था जिसने अभी रूट 3 को इरेशनल साबित किया था। बाकी वो सवाल जब ढंग से बनाता है तो लिखता है कि प्रूव सो दैट 5 माइनस रूट 3 इरेशनल गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो रूट 3 इरेशनल करने मत चले। कैसे करेंगे? वही कंट्राडिक्टरी मेथड। क्या करा? जिसको इरेशनल साबित करना है उसे क्या माना? उसको रैशनल माना, है ना। जैसे ये विषय नहीं करते हैं, नहीं रखे यहाँ पर अपने आप को कुछ है नहीं, अपने आप को हीरो मानते हैं, अपने आप को हीरो मानते हैं। किसी दिन वो कंट्राडिक्शन टूटेगा, किसी दिन वो कंट्राडिक्शन टूटेगा। तो अपने आप को झूठा कुछ मानो नहीं, जो है उस हकीकत में रहो। लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है रहेगा दोस्त। तो हमने क्या करी शुरुआत? वहीं से हमने जिसको इरेशनल साबित करना था उसको क्या मान लिया? रैशनल मान लिया। उसके कंधे से हाथ हटा दो तो अच्छी आदत नहीं। देखो थोड़ा सा शिष्टाचार तो जरूरी है भाई, है ना। मतलब तो कुछ वो भी नहीं कर रहा, बट मेरे को पसंद नहीं क्यों नहीं आता है ना, क्योंकि मेरे को ऐसे ही सिखाया गया ना, तो फिर मैं उसी सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ, है ना। चलो, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, है कि नहीं। चलो, तो ये क्या है? रैशनल नंबर। मैंने माना है नहीं, हमने माना। और बेटा अगर हमने इसको रैशनल मान लिया तो आई थिंक इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और ये ब्रैकेट में बात लिख रहे, लिखना मत छोड़ना, बच्चे छोड़ देते हैं, है ना। आपने पी बाई क्यू बताया तो एक नया वेरिएबल है, किसको पता है पी और क्यू क्या? आप बताएंगे। आपने जो पी बाई क्यू लिखा पी और क्या है और क्यू क्या है, तो मैंने बताया कि हेयर या वेयर तुम लिख सकते हो कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो मैंने ही बताया पी और क्यू को प्राइम है, एंड यहाँ जो क्यू है नीचे वो 0 नहीं है। और वो लिखा नहीं, बट आप जानते हैं यहाँ पी और क्यू इंटीजर भी है। चाहो तो लिख दो पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करोगे बेटा? यहाँ से इस वाले क्वेश्चन में जो रूट वाली वैल्यू वो निकालो, पी नहीं निकालना, जो रूट वाला है वो निकालना। तो क्या करेंगे? रूट 3 निकालेंगे। तो क्या होगा? रूट 3 वहां जाके माइनस रूट 3 से, क्योंकि रूट 3 निकालना है ना, माइनस रूट 3 थोड़ा निकालने की बोला है। तो माइनस रूट 3 यहाँ नेगेटिव है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 5 अपनी जगह पे बरकरार है, और पी बाई क्यू यहाँ के माइनस पी बाई क्यू होगा। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब क्या आ गया? देखो पी और क्यू क्या है, सोल्व करने में लग जाना, इसकी शक्ल सुधारने लगते। क्या करेगा सोल्व करने? वो तब भी वही लिखना है, नहीं सोल्व करेगा तब भी वही लिखना है। तो अब यहाँ देखना है एज पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू क्या है? इंटीजर। तुमने माना था पी और क्यू इंटीजर है, कैसे? जो को प्राइम है क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये पूरा क्या आएगा? चूंकि तुमने इसको रैशनल माना है, तो रैशनल में से कुछ 5 क्या है? 5 तो रैशनल है ही, 5/1। और उसको तुमने रैशनल माना है, इंटीजर बोला, पी और क्यू इंटीजर है, तो ये रैशनल हो गया। तो रैशनल में से कुछ माइनस करेगा, सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? रैशनल ही आएगा। मतलब ले देके तो क्या कहना चाह रहा है कि राइट हैंड साइड पे जो है वो रैशनल है। तो मैं लिखा एज, जैसे कि पी एंड क्यू आर इंटीजर। मैंने कहा जैसे कि पी और क्यू क्या है? इंटीजर है। पी और क्यू इंटीजर है ना। मीन्स जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है 5 माइनस पी बाई क्यू इज आ क्या? रैशनल। तो ये क्या हो गया? रैशनल। और मेरे भाई अगर तेरा ये रैशनल आ रहा है तो इसके इक्वल टू में रूट 3 है वो बाय डिफॉल्ट तुम कहना चाह रहे रैशनल है। ठीक है, तो मैंने लिखा एज पी एंड क्यू आर इंटीजर मीन्स 5 माइनस पी बाई क्यू इज अ रैशनल। ठीक है, सो रूट 3, तो अगर मेरे भाई रूट 3 इसके बराबर है, तू कह रहा है ये रैशनल है, तो रूट 3 भी क्या आ रहा है? रैशनल आ रहा है। सो रूट 3 इज रैशनल। तो रूट 3 क्या आ रहा है? रैशनल आ रहा है। और तू जानता है फैक्ट कि रूट 3 तो रैशनल है नहीं, वो तो क्या है? इरैशनल। अभी साबित किया था पीछे, तभी गाइस इस तरह के सवाल में लिख देता है कि रूट 3 इज अ इरैशनल। और नहीं भी लिखा तो रूट 3 रैशनल प्रूव करने लग जाएगा, इरैशनल प्रूव करने नहीं लग जाएगा। तुम जानते हो कि वो इरैशनल है कि नहीं? हाँ, जब रूट 3 का इरैशनल आएगा तब मत लिख दियो कि हाँ मैं जानता हूं, तब तुझे करके दिखाना है, तो फिर आगे कंट्राडिक्शन क्या आ गया कि तुम्हारा रूट 3 तुम बता रहे हो रैशनल आ रहा है, और जो हम जानते हैं रैशनल नहीं है। बट अब ये वाली मेरी स्टेटमेंट जहां मैंने कहा कि रूट 3 रैशनल है, ये मेरी स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रही है किसके साथ? एक फैक्ट के साथ। दैट फैक्ट, दैट सत्य ये है कि रूट 3
रैशनल है नहीं, वो इरेशनल है। बट दिस, मेरा पिछला स्टेटमेंट, इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट, ये लिखना जरूरी है फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट √3 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर वही कहानी, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज राइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, हैंस वी कंक्लूड कि जो नंबर था वो क्या था, हमने रैशनल माना था, तो हम मान तो रहे हमने गलत माना था, वो क्या है, इरेशनल ही था। तो लिखा दिस contradiction rises due to our wrong assumption है ना, hence conclude जो नंबर मैंने 5 माइनस √3 रैशनल माना था इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो एक इस तरह का सवाल बनता है। ये ज़्यादा आसान अगर आ गया बोर्ड में आपकी किस्मत है ना, थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल बात उसकी नहीं, बोर्ड में क्या लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा, अभी बात हो रही है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको भव्य रानी समझ आ रहा है मेरे बेटा, है ना। आपकी शकल देख के तो नहीं लग रहा है कि आपको आ रहा है, आपकी शकल पे अजीब सी, क्या बोलेंगे, अजीब से एक्सप्रेशन आ रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन भी मैं करा सकता हूँ, मैं उसको पूरा सिस्टमेटिक नहीं लिखूंगा, मैं बता देता हूँ, है ना। देखो करना है कैसे, 3√3 रैशनल प्रूफ करना था। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, पहला काम वही कि लेट कर लोगे 3√2 को इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले से क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। और अगर ये रैशनल माना तो आई थिंक आई कैन राइट 3√2 को क्या, P/Q की फॉर्म में। ये लिखना मत बोलना कि P एंड Q आर को प्राइम एंड Q जो है यहाँ पर वो 0 नहीं है। क्या निकालोगे लोगे यहाँ से, √2 निकालो। क्या निकालो यहाँ से, √2 निकालो। क्या निकालो यहाँ से, √2। ऐसे सवाल में जो रूट वाला टर्म है या रूट वाला जो वैल्यू है वो निकालना है, बाकी सब दूसरी तरफ फेंक देना है ना। तो √2, थोड़ा राइटिंग को भी मुझे काम कर लेना चाहिए। √2 इज इक्वल टू P/Q। राइटिंग अच्छा है, मैंने हर बार बोला रे, है ना। जब मेरा मन करे, जब मेरा मन करे, बच्चा भी ऐसे ही बोलता है मास्टर को, नहीं राइटिंग तो अच्छी है मेरी, बट लिखने का मन नहीं करता। मेरा लिखने का मन सच में नहीं करता है ना। चलो, अरे करता है, झूठ बोल रहा हूँ। मैंने वो 11वीं वाले के नोट्स लिखे थे सारे, मेरा लिखने का मन नहीं करता तो मैं इतने नोट लिखता, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, है ना। देखा तुम लोगों ने, √2 इज इक्वल टू P/3Q। वही कहानी खनक कि मैं लिखूंगा एज P एंड Q आर इंटीजर, जैसे कि P और Q इंटीजर है ना। ओहो मेरा हाथ लग गया। हैंस इसलिए P/3Q इज रैशनल, इसलिए भाई क्या हो गया, रैशनल। और राइट वाली जो वैल्यू रैशनल है तो उसके इक्वल में जो √2 है वो तो उसके बराबर ही है, खाली शकल उसकी अलग है, तो वो भी क्या हो गया, रैशनल ही आ रहा है। सो √2 इज रैशनल, √2 इज रैशनल। बट फैक्ट है, जैसे मैंने √3 इरेशनल प्रूफ किया था, ऐसी में √2 को भी रैशनल प्रूफ करने के लिए आपको ले दिया है, आप भी कर देंगे, है ना। तो वही कहानी लिख दोगे आगे की लाइन, आगे की लाइन वही, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज राइजिंग ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन, हैंस वी कंक्लूड। अच्छा ये लिखा था, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट √2 इज अ irrational number and this contradiction is rising to a wrong assumption, hence we conclude या hence conclude the given number which is 3√2 is a rational number। ठीक है रेवाना, नहीं कर लेगी दोस्त, चल कर लेगी तो बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, चलिए तो ये do it yourself NCERT book question, that is second exercise, first exercise मैंने थोड़ा ना बाद में कराया। फर्स्ट एक्सरसाइज बोरिंग, बट बोरिंग नहीं है वो, LCM SCF उसको भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि सवाल एक्चुअली वहीं से आता है जो बच्चा नहीं कर पाता है। ये सवाल जो यहाँ आते हैं ये वाले
तो जिसको आया नहीं आया सब रटा तू करके आ ही रहता है। जो हम हर साल बच्चे पूछते हैं क्या करके आया, वो एमसीक्यू हर साल बोर्ड का एमसीक्यू का पहला सवाल चैप्टर नंबर 1 से है और कहाँ से है, जो हम कल पढ़ेंगे वहाँ से, है ना। और कई बच्चे बहुत होशियार होते हैं, तुमको भी आगाह करेंगे क्या गलती होती है ना, बट फिर भी गलती करता है तो मत करना, तुम्हारे को भी यही बोलेंगे। बट तुम ये घर से करके आओगे, दैट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेकंड, दैट इज 1.2, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग कल पढ़ेंगे। मैं इसको भी भगाना नहीं चाहूँगा, इसको भगाना नहीं चाहेंगे, शांति से इसको भी पढ़ेंगे। आप उतारना चाह रहे थे, आप उतार लीजिए दोस्त। आपने कॉपी क्यों बंद करी, आप उतार लीजिए। कहाँ गया, हाँ इसके पीछे देखो, ये उतार लीजिए, है ना। इसी के साथ क्लास अंत करेंगे। हम पे टाइम था, हम जा सकते थे एक्स्ट्रा, है ना, हम एक्स्ट्रा जा सकते थे, अपने 15-20 मिनट एक्स्ट्रा जाया जा सकता था, बट मुझे लगता है हम जाएंगे नहीं, आएंगे तो है ना। ठीक है टीना इज रेवा, ए रेवा, आएंगे भी नहीं और जाएंगे भी नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, आएंगे भी तुम ही और जाएंगे भी तुम ही।